क्या हाल है साथियों। मैं हूं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 23 फरवरी का करंट अफेयर, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन है यूपीएससी का ईपीएफओ और अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं? वन रैंक वन पेंशन योजना जो आर्मी से संबंधित है उसमें, और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना राज्य दिवस हुआ है, मतलब स्टेटहुड डे। और भारत ने हलीना और ध्रुवस्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट जो है, ये ईपीएफओ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केन के साथ में केन एनर्जी करके एक है, केन इंडिया, इसके खिलाफ जो है आपका ये आर्बिट्रेशन अवार्ड को जो है खारिज कर दिया, उसके खिलाफ अपील करने वाली है। पी नोट्स ये क्या चीज़ है, इसको देखेंगे समझेंगे विस्तार से। ठीक, आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए एक जेंटल रिमाइंडर है कि यूपीएससी और ईपीएफओ का आपके लिए जो है पेड ग्रुप, वन स्टॉप पेड ग्रुप चल रहा है। उसमें आप लोग को टेस्ट सीरीज पूरी मिल जाती है। टेस्ट सीरीज में सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और वीकली टेस्ट और कई सारे एमसीक्यूज आपको मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। इसके अलावा स्टडी मटेरियल मिलता है कंप्लीटली पीडीएफ फॉर्मेट में, इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना है। और डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप होता है, इसमें पर्सनल गाइडेंस 1-to-1 आप लोग को दिया जाता है। आप लोग को अगर ज्वाइन करना है तो 8564880530 96606608 पे कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ समझ लीजिए कि जीएस पेपर 2 जो मेंस का सिलेबस है हमारा यूपीएससी का, उसके अनुसार अगर देखें तो वन रैंक वन पेंशन स्कीम की बात हो रही है। संदर्भ क्या है समझ लेते हैं पहले। देखिए जो हमारे जो भारत के एक्स सर्विसमैन हैं, ठीक, पूर्व सैनिक हैं, उनको जो है वन रैंक वन पेंशन स्कीम के अंतर्गत जो है पेंशन दिया जाता है। मतलब जैसे कि आपको अगर कहें कि एक रैंक है ए, ठीक, कई सारे लोग ए रैंक पे होंगे, ठीक, बी रैंक पे भी होंगे कई सारे लोग सेना के। तो ये कह रहे हैं कि भैया जो भी सेना का व्यक्ति एक पोजीशन पे रहा है, एक रैंक पे, ठीक, ये सारी रैंक हैं 1 2 3, ठीक, तो उसको जो है और सेम पीरियड के लिए, तो उसको चाहे मतलब किसी भी एज का रहा हो, कुछ भी हो, ठीक, तो उसको सेम पेंशन मिलनी चाहिए। ठीक, ये वाली बात है। ठीक, और इसमें देखो इसमें क्या होता है कि अब जब ये स्कीम लागू हुई थी 2014-15 में हुई थी, 6 सितंबर को, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, अभी चेक कर लेंगे। तब से अब इसके बाद क्या है कि हर 5 साल में इसकी समीक्षा होनी है। तो यहीं पे जो है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है हमारी डिफेंस पे, स्टैंडिंग कमेटी मतलब कि ये परमानेंट कमेटी होती है, ना कि एडहॉक कमेटी जो कि कुछ टाइम के लिए बनाई जाती है। पार्लियामेंट की संसदीय स्टैंडिंग कमेटी है डिफेंस पर, उसने कहा है कि भैया ये 5 ईयर समीक्षा करो इसकी वन वन रैंक वन पेंशन स्कीम की। तो उसकी समीक्षा करने की बात हो रही है, बस सिंपल सी बात इसमें यही है। और ये रूलिंग पार्टी के एमपी हैं, उन्होंने ही याद दिलाया है। वन रैंक वन पेंशन क्या है? 6 सितंबर 2015, हाँ सॉरी यही है, मोदी जी ने ये स्कीम जो है लाई थी। और मांग हालांकि सैनिकों की काफ़ी टाइम से थी, इसको उन्होंने लागू करा दिया था। मेन चीज़ होती है कि कौन लागू करता है ज़मीनी तौर पर। इसमें यही है, सेम पेंशन देना सेम रैंक को, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल समझाया, सेम लेंथ ऑफ सर्विस के लिए। ठीक है, फॉर सेम लेंथ ऑफ सर्विस। और उसका रिटायरमेंट उनका कभी भी हुआ हो, मतलब चाहे वो 1955 में रिटायर हुए हों, चाहे 2015 में रिटायर हुए हों, ठीक, 2014 दो 30 जून 2014 से पहले कभी भी, तभी आप मतलब एलिजिबल हो पाओगे इस स्कीम के लिए। 30 जून 2014 से पहले रिटायर हुए हो, ठीक, तो आप अगर सेम रैंक से रिटायर हुए हो तो आपको सेम पेंशन मिलनी चाहिए। ये है पूरा खेल इसमें, इस वाली स्कीम में। और ये बहुत पुरानी जो है आर्म फोर्सेस और वेटरन जो है उनकी डिमांड थी। इसको रिवाइज किया जाएगा हर 5 साल में। 30 जून 2014 से पहले होना चाहिए, ध्यान रख लेना। इसको तो जो कार्यान्वयन किया गया है स्कीम का, वो किस समिति की सिफारिश पे किया गया था? कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी। अगर पूछ लिया जाएगा वहाँ पे एग्जाम में कि कोश्यारी कमेटी किससे संबंधित है, वन रैंक वन पेंशन संबंधित है। या फिर उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वन रैंक वन पेंशन संबंधित कौन सी कमेटी है? तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा भगत सिंह कोश्यारी। ठीक, इसका अगला जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेटहुड ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। ये जो दो उत्तर पूर्वी स्टेट्स हैं हमारे, इनका जो है स्टेटहुड कब हुआ था? 20 फरवरी को, 20 फरवरी को हुआ था। और 2021 में इनका जो है ये 2021 में फिर से इसका स्टेटहुड डे बनाया जा रहा है।
कौन सा संविधान में संशोधन किया गया था? 1987 में इनको स्टेटहुड मिला था। ठीक, एक राज्य का दर्जा मिल गया था किसे? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को। अभी डायग्राम से समझाऊंगा इसे। 1986 में जो है 53rd अमेंडमेंट लाया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि 53वां संवैधानिक संशोधन लाया गया था भारतीय संविधान में 1986 में, और 20 फरवरी 1987 को इनको स्टेटहुड राज्य का दर्जा दे दिया गया। अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अच्छा बताइए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस किधर है? ठीक, किसको बोलते थे? आज के अगर तारीख में देखा जाए तो कौन सी कंट्रीज के बीच में है? ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हल्का सा ट्रिक है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो आज अरुणाचल प्रदेश आप देख रहे हो भारत के नक्शे पर, मानचित्र पर, उसको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बोलते थे। ये किसका पार्ट था? पहले सब कुछ आसाम था, जितना भी आप उत्तर पूर्वी भारत में देख रहे हो ना, सब कुछ आसाम था। ठीक, और ये आसाम का पार्ट था, और इसको पहले यूनियन टेरिटरी बनाया गया 1972 में, समझिएगा। ठीक, नेफा था, पार्ट था आसाम का, और फिर इसको यूनियन टेरिटरी पहले बनाया गया 1972 में। 1962 में आप समझ लो लड़ाई भी हुई चाइना से, तो अरुणाचल प्रदेश को तो आज भी चाइना अपना पार्ट मानता है ना। फिर 1972 के बाद में फुल फ्लेज स्टेट इसको 20 फरवरी 1987 बना दिया गया, पूरा राज्य का दर्जा दे दिया गया। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश का जो है संस्कृत में मीनिंग होता है कि लैंड ऑफ द राइजिंग सन, क्योंकि आपको पता है कि धरती जो है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। ठीक, वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है इस तरीके से, पश्चिम से पूरब की तरफ, और इसी वजह से क्या है कि सूरज ऐसा प्रतीत होता है कि ईस्ट से यानी पूरब से उग रहा है। और अरुणाचल प्रदेश आपको पता ही है कि हमारे भारत के पूर्वी हिस्से में है। अच्छा, ये बताइए कि अरुणाचल प्रदेश में भारत का सबसे पूर्वी जो है एरिया का नाम क्या है? ठीक, आप लोग के लिए रेफरेंस के लिए बता दूं कि इसका नाम के से है क्या? ठीक, या फिर डब्लू से है? बताइए इसका आंसर आप लोगों को। ठीक, संस्कृत जो है में नाम है इसका लैंड ऑफ द राइजिंग सन, और एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। ये बॉर्डर करता है भूटान से पश्चिम में, तिब्बत से उत्तर में नॉर्थ में, और म्यांमार और नागालैंड से साउथ, और आसाम से साउथ वेस्ट में। ठीक, अगर आप इसको अरुणाचल प्रदेश ऐसे बना लो तो ये भूटान हो गया, ये तिब्बत हो गया। ठीक, आपका जो है साउथ में आपका नागालैंड हो गया, और ये म्यांमार जो है आपका इधर रहा, म्यांमार पूरा ही चल रहा है, और आपका जो है आसाम जो है आपका इधर साउथ वेस्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से बना के प्रैक्टिस किया करिए। अच्छा, अगला जो हमारा जो है वो है मिज़ोरम के बारे में। मिज़ोरम, इसको लुशाई हिल डिस्ट्रिक्ट के नाम पर दिया गया है नाम। इसको भी पहले यूनियन टेरिटरी जो है केंद्र शासित जो है बनाया गया था प्रदेश आपका 1972 में, फिर 23वां स्टेट बनाया गया। वहीं 53वें अमेंडमेंट के द्वारा 1986 में 20 फरवरी 1987 को पूरा स्टेटहुड का दर्जा इनको दे दिया गया। अच्छा, एक मिजोरम पीस अकॉर्ड हुआ था। ठीक, मिजोरम शांति समझौता हुआ था 30 जून 1986 को, और उसके बाद 53वें वाले जो है संशोधन के बाद 20 फरवरी को उनको पूरा राज्य का दर्जा दे दिया गया, और मिजो नेशनल फ्रंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में हुआ था। ठीक है, अभी नागालैंड से जो है चल रही है बात, लेकिन अभी हो नहीं पाया ढंग से। नागालैंड जो है आपका क्या होता है, नागालैंड वाले जो है कई सारे ग्रुप्स हैं, इसाक मुइया और एक खैपलॉन्ग है। खैपलॉन्ग अभी भी जो है हिंसात्मक एक्टिविटी करता रहता है, और इसाक मुइया से अभी गवर्नमेंट की हुई थी कुछ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, लेकिन अभी फुल फ्लेज नहीं हुआ है। नागालैंड के कुछ ये वाले जो हैं NSCN इसे बोलते हैं, नागालैंड सोशलिस्ट जो है, इसका फुल फॉर्म मैं बोल रहा हूँ। आप लोग क्या बता सकते हो NSCN का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। ठीक, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। तो ये जो है ये चाहता है कि नागालिम बनाना, मतलब कि एक अलग से कंट्री ही टाइप से बनाना चाहता है, जिसमें कुछ म्यांमार का भी हिस्सा होगा, भारत का नागालैंड तो होगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए इनको अभी रोकने के लिए किया गया है, लेकिन ये पूरी तरीके से हो नहीं पाई। ये देखिए, नागालैंड नागालिम की जो बात हो रही है, नागालिम, ठीक, ग्रेटर नागालैंड या ऐसे बोल सकते हैं, ये एक अलग कंट्री की बात हो रही है। और स्टेटहुड क्या है? ये अपना भारत का जो है अंदर रहते हुए एक रीजनलिज्म की भावना जो है बन जाती है, तो उनको एक अलग अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी
दी जाने की बात होती है, तो वो है स्टेटहुड, जैसे इसको हम किया। तो ये पुनर्गठन जो राज्यों का किया गया, उसके बाद से ये कई सारे स्टेट की डिमांड उठी और इसको जो है दिए गए टाइम टू टाइम। रीजनलिज्म एक हमारा यूपीएससी के मेंस के सिलेबस में, अपना जीएस फर्स्ट पेपर में है एक टॉपिक, उसमें ये वाले सारे आते हैं। ठीक। आपका जो है मिज़ोरम, जो 7 बहनें हैं आपकी ओल्ड, जो मतलब उत्तर पूर्वी भारत की, उसमें से है। और इसमें जो है आपका कौन कौन से ये बॉर्डर इसके साथ करते हैं, त्रिपुरा, असम और मणिपुर। ठीक। 722 किलोमीटर बॉर्डर ये दोनों के साथ करता है, बांग्लादेश के साथ भी और म्यांमार के साथ भी मिज़ोरम। अब देखो यहाँ पे देख लो, अरुणाचल प्रदेश, ठीक, भूटान यहाँ पे रहा, ये रहा भूटान, ठीक है, और आसाम ये आपका आ गया इधर, और ये नागालैंड रहा, ये आपका म्यांमार से जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ये आपका मिज़ोरम है, मिज़ोरम की कैपिटल क्या है, आइजवाल है, और ये बांग्लादेश से यहाँ से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे म्यांमार से जुड़ा हुआ है। ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका, भारत ने हेलिना और ध्रुवस्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक। कंटेक्स्ट संदर्भ क्या है, सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इंडिजीनियसली डेवलप्ड, यानी कि स्वदेशी जो है डेवलप्ड है। एंटी टैंक मतलब टैंक को धराशायी करती है। गाइडेड मतलब कि इसको आपका जो है गाइड आप कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ से उड़ा, यहाँ पे टैंक वैंक चल रहा है, ये टैंक है, ठीक है, और ये यहाँ से मिसाइल उड़ी, इसको इंफ्रारेड, ठीक, इंफ्रारेड के जरिए इसको आप गाइड कर सकते हो। ऐसे जा रहा, मान लीजिए ये भी मूव कर रहा है इधर की तरफ, तो गाइड करते करते और धूम, ये वाली बात है। तो इस तरीके से गाइडिंग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मिसाइल क्या है आपकी नाम से, हेलिना और ध्रुवस्त्र। ठीक। अच्छा, हेलिना जो है वो आर्मी के पास जाएगी, ध्रुवस्त्र जो है इंडियन एयरफोर्स के पास जाएगी, ये ध्यान रखना। और ये मिसाइल कहाँ पे जो है आपकी टेस्ट फायर करी गई, पोखरन डेजर्ट में, आपका जो राजस्थान में है। पोखरन में को हमारा न्यूक्लियर टेस्ट भी हुए थे, न्यूक्लियर पावर हम लोग को घोषित किया गया था। उस ऑपरेशन का नाम क्या था बताइए, लाफिंग बुद्धा। ठीक है, लाफिंग बुद्धा। और इसके बाद जो है हमारा, इसको किसने बनाया है, इसको डिज़ाइन भी किया है और डेवलप भी किया है स्वदेशी तरीके से, डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। इसके बाद ये मतलब फॉर इवेल्युएटिंग कि इसकी मिसाइल की कैपेबिलिटी क्या है, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम रेंज क्या है, 5 मिशन बनाए गए थे ताकि इसके ट्रायल अच्छे से हो सके। हेलिना के बारे में जान लेते हैं। आपका देखिए 3rd जनरेशन है, लॉक ऑन बिफोर लॉन्च, मतलब लॉन्च करने से पहले, मान लीजिए ये है टैंक जहाँ घूम रहा है ये, ठीक, लॉन्च करने से पहले ये लॉक कर लेगा, इस पर आपको दिखाई देगा उसकी स्क्रीन में कि लॉक कर लिया, फिर जाके इस पर जाके धूम इसको हिट करेगा। फायर एंड फॉरगेट वाली सिस्टम भी है, आपने फायर किया और फिर आगे बढ़ जाइए, वो अपना काम कर देगा। ATGM है, मतलब कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है, और इसकी रेंज होती है हेलिना की 7 किलोमीटर तक। और ये डायरेक्ट हिट मोड में भी है कि आपका जा रहा डूम, और जो है आपका टॉप अटैक मोड भी है, मतलब ऊपर से आके ऐसे लड़ना। ठीक। और इमेज जो है इंफ्रारेड सीकर, इंफ्रारेड क्या है कि आपका हीट वीट को देख लेता है, हीट वीट जैसे जो है उसको सीक करते हुए चला जाएगा, और फिर मतलब उससे गाइड होगा जिधर भी उसको हीट दिख रही होगी, और फिर जाके लड़ जाएगा इससे, और धमाका धमाका कर देगा बहुत भयंकर। हर मौसम में और डे और नाइट कैपेबिलिटी है, कभी भी चल सकता है। और ये जो है बैटल टैंक के कन्वेंशनल जो आपकी पारंपरिक जो कवच थे, साथ ही साथ विस्फोटक प्रतिक्रियाशील कवच है, उन दोनों को ही तोड़ फोड़ के बिल्कुल नष्ट कर देता है। और ये एक बहुत ही मोस्ट एडवांस एंटी टैंक वेपन है दुनिया में। अब इसको बनाया किसने, HAL ने, जिसने क्या बनाया था, LCS तेजस भी बनाया है, ठीक है ना, LCS तेजस भी बनाया, ध्यान रखना। और ये स्टैंड ऑफ, इसी का हेलिना का ही स्टैंड ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जो ये हेलिना का अपग्रेडेड वर्जन है, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक, अगर बोला जाए तो ये हेलिना का ही अपग्रेडेड वर्जन है। DRDO कौन है, DRDO आपको पता है, जो ये जिसने किया है, इसके बारे में आप लोग को जरा अबाउट अस वेबसाइट इसकी विजिट करिए, अबाउट अस इसका देखिएगा, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि गवर्नमेंट, ये EPFO के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अलग टॉपिक। गवर्नमेंट ने कहा है कि हम केन के खिलाफ, जो केन का केन एनर्जी, केन इंडिया है,
आपका उसके उसने उससे रिलेटेड जो है हमारा आर्बिट्रेशन का केस हुआ था, और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है, जो कि हेग नेदरलैंड्स में है, उसने जो हमारा अवार्ड दिया और इंडिया के खिलाफ ही दिया अवार्ड, उसके खिलाफ उस अवार्ड अवार्ड मतलब क्या होता है, जो जजमेंट होती है उसके खिलाफ जो है गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम अपील करेंगे। ठीक, और ये चीज़ है। और यहाँ पे मतलब 1.2 बिलियन डॉलर का जो है अवार्ड था। ठीक, वो जो कि जीत गया था केन एनर्जी टैक्स डिस्प्यूट में इंडिया के खिलाफ। तो इस पे खिलाफ जो इंडिया क्या कह रही है कि हम भैया इस पे अपील करेंगे, हम नहीं मानते इसे। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हेग में है। इसने जो इंडियन गवर्नमेंट को बोला था कि इंडियन गवर्नमेंट को देने हैं 1.72 बिलियन डॉलर। अगर आप 1 बिलियन समझ लो, तो अगर 72 रुपये का है आपका डॉलर, तो कितना हो गया, 7200 करोड़ रुपए हो गया। ठीक, 7200 करोड़, एक एक बिलियन 1 बिलियन डॉलर में अगर देखोगे तो इतना कहा है। उन्होंने कहा है पीसीए ने कि भैया तुम इंडियन गवर्नमेंट केन एनर्जी को दो, ठीक, केन इंडिया को दो। और क्योंकि आपने जो है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लगाया गलत तरीके से केन के ऊपर, पूर्व व्यापी जो है कर का मामला है ये। अच्छा, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का क्या मतलब है? मान लीजिए कोई भी, जैसे कहा जाता है ना कि कोई भी आप गलत काम हो रहा है उस समय लॉ अगर कह रहा है कि गलत काम है, तभी आप उसको पनिशमेंट दे सकते हो। आप ये नहीं कर सकते हो कि आज कोई मान लीजिए इवेंट हुआ, ABCD कोई हुआ, फिर आपको लगा यार ये तो गलत हुआ, हमारे पास हमको तो टैक्स मिलना चाहिए था, नहीं मिला, जो इस केस में मैं बता रहा हूँ। फिर उन्होंने क्या किया कि इस फला तारीख को आके एक टैक्स बनाया, वो लॉ बना दिया, सॉरी, और लॉ बना के ये कहा कि ये लागू है यहाँ से। तो और फिर इसकी वजह से क्या, इसको बोलेंगे रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब पीछे जाके इसको पूर्वव्यापी कर मतलब लगा रहे हैं, इसको लागू कर रहे हैं, ताकि ये जो इवेंट था ABC वाला, ये वाला इस लॉ के अंतर्गत आ जाए। तो ये इन्होंने कहा, जो है PCA ने कहा भैया ये गलत किया है तुमने, इस तरीके से रेट्रोस्पेक्टिव वे में आप टैक्सेशन नहीं लगा सकते हो, और इसको भरपाई करो, 1.2 बिलियन डॉलर वापस करो इसको। ठीक, तो 2006 वे में क्या हुआ था, एक समझना, एक है केन यूके। ठीक, ये आपकी होल्डिंग कंपनी है, समझो ये क्या होता है। और इसके कई सारे जो है WOS यानी कि होली ओन्ड सब्सिडरीज जो है, वो कौन कौन से हैं? केन इंडिया होल्डिंग्स और केन इंडिया। ठीक, केन एनर्जी, और इनके बीच में इन्होंने क्या किया कि केन इंडिया जो था वो हमारे कैपिटल मार्केट जो शेयर वेयर वाला होता है उसमें अपना IPO ला रहा था, यानी कि पहली बार जो है पब्लिक में जाकर पब्लिक को शेयर खरीदने का मौका दे रहा था, पहली बार इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक, शेयर वेयर खरीदने का पहली बार जब कैपिटल मार्केट पे आता है तो उसको IPO बोलते हैं, उसके बाद उसको FPO बोलते हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। इसके बाद जब आएगा सेकेंडरी में, तो ये प्राइमरी वो होता है, कैपिटल मार्केट पहली बार आते हैं। तो ये जब आने वाला था तो इससे कई सारे स्टेक जो है इन्होंने आपस में ट्रांसफ़र कर लिए। केन यूके ट्रांसफर्ड शेयर्स ऑफ केन इंडिया होल्डिंग्स टू केन इंडिया होल्डिंग्स को जो के शेयर को जो इन्होंने केन इंडिया में कर दिए, ताकि इसकी जो IPO की वैल्यूएशन या जो भी है वो बढ़ गई। ठीक, ये वाली चीज़ थी। और इसकी वजह से क्या हुआ, इंडियन टैक्सेशन वाली, बस इतना समझ लो कि जब इन्होंने शेयर इसको दे दिए, और इसकी वजह से जो है इंडियन टैक्स अथॉरिटीज़ ने कहा कि भैया तुमको केन इंडिया को कैपिटल गेन हुआ। क्या, अच्छा कैपिटल गेन क्या होता है ये समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई एक जो है घर खरीदा, ज़मीन खरीदी आज 100 रुपये की, इसको आपने 5 साल के बाद बेची 1000 रुपये की, तो 9000 माइनस 100 कितना हुआ, 900। तो 900 रुपये का आपको पूंजीगत लाभ हुआ, यानी कि कैपिटल गेन हुआ। तो यहाँ पे भी जो है इंडियन टैक्स की अथॉरिटीज़ ने कहा कि भैया कैपिटल गेन हुआ, तुमको कुछ आपकी इनकम हुई है, तो इनकम आपकी भारत में रहते हुए, बिजनेस कर रहते हुए हुई है, तो आप इंटरनली UK मतलब दूसरे देश के लोग जो है जाके तुम वहाँ पे अपना कुछ भी कर ले रहे हो, तो वैसे नहीं काम चलेगा। ठीक, भारत में रह के बिजनेस कर रहे हो तो भारत के गवर्नमेंट को आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, टैक्सेशन जो है कई सारी चीज़ें की वजह से लगाया जाता है। एक उसमें एक रीज़न ये भी होता है कि सरकार का प्रभुत्व बना रहे, सरकार की देख रेख में सरकार के बिना कुछ नहीं हो सकता है, तो इसलिए भी टैक्सेशन लगाया जाता है। ठीक, तो ये वाली उसने बात की, और उन्होंने इंडियन अथॉरिटीज़ ने 24,500 करोड़ रुपए जो है टैक्स लगा दिया कि इनके ऊपर।
और केन एनर्जी जो थी आपकी, इसने कई सारे अपने जो है स्टेक जो है केन इंडिया में जो थे वो अनिल अग्रवाल के द्वारा की जो वेदांता उसमें बेच भी दिए, और इसके माइनॉरिटी स्टेक बचे रहे। के एनर्जी की बात हो रही है, 9.8% रहे। तो अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या है कि ये पैसे दे नहीं रहा था कैन वाला, तो इन्होंने क्या किया कि कई एक तो शेयर्स ले लिए, ठीक, केन इंडिया से, और उनको बेच के भी पैसा कुछ अपना जो है वो कर लिया कि भैया अगर तुम नहीं पैसा दे रहे हो तो हम तुम्हारे शेयर्स बेच के मार्केट में उससे पैसा बना लेंगे। साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट ने डिविडेंड जो पेमेंट होता है किसी कंपनी का, समझना इसमें इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट भी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो लाभांश होता है यानी कि जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में को बांटती है उसके शेयर होल्डर्स को कंपनी, उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, ठीक। तो जो डिविडेंड था केन इंडिया के एनर्जी को दे रहा था वो भी इंडियन गवर्नमेंट ने रोक दिया। शेयर्स बेच के जो है कुछ पैसे कमा लिए 2018 में। और इशू क्या है, अब जो इशू यहाँ तक पहुँचा कैसे, केन ने कहा कि भैया यूके इंडिया के बीच में, समझना, बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, ठीक, दो तरफा जो है निवेश ट्रीटी है यूके और इंडिया के बीच में। और केन जो है वो यूके की एक कंपनी है, और इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हम इसलिए ही करते हैं कि जो भी कंपनियां एक दूसरे में जाके निवेश कर रही हैं उनका निवेश सुरक्षित हो सके। समझ में आ रही बात। तो इसलिए यहाँ पे केन को लगा कि भैया इस ट्रीटी का उल्लंघन हुआ है, और इसलिए केन जो है नेदरलैंड्स में जाके उसने कहा कि हमें ये डिस्प्यूटेड लग रहा है, ये डिस्प्यूट बन गया। अब इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए यूके इंडिया बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के अंतर्गत हम ट्रिब्यूनल जा रहे हैं, यानी कि न्यायाधिकरण जा रहे हैं नेदरलैंड्स में, जिसका नाम है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ठीक। और वहाँ पे जो है इंडिया केस एक तरीके से हार गया था। अब समझना ये परमानेंट कोर्ट आर्बिट्रेशन को जो है समझ लेते हैं, ठीक। इसके अलावा हम लोग पहले क्या कर चुके हैं, आईसीजे भी कर चुके हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कर चुके हैं, इंटरनेशनल कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट भी कर चुके हैं। ये तीसरा है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ये क्या है, एक अंतर गवर्नमेंटल जो है आपका बॉडी है, ठीक, अंतर सरकारी जो है संगठन है, जो कि हेग नेदरलैंड्स में सिचुएटेड है। 1899 में ये बना था। ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो पारंपरिक तौर पे कोई एक कोर्ट की तरह काम नहीं करता है, बस इसका ये है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल रिजॉल्व कर देता है डिस्प्यूट, ठीक है। और आपका जो भी समझौते मतलब आपके अगर मान लीजिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट, जैसे कि इंडिया का यूके के बीच में बायलैटरल था, ये कुछ गड़बड़ा गया है, ठीक। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट पार्टीज, इन सब के बीच में जो भी समझौते हैं, इनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको सॉल्व करना है, ठीक। ये पूरी कहानी दी गई। केन एनर्जी जो है इंडिया में, इसने मंगला ऑयल फील्ड राजस्थान में ढूंढी थी, ठीक। ये ध्यान रख लेना, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट किया था। मंगला ऑयल फील्ड मान लीजिए कहाँ पे पूछे आपसे तो आप जवाब दे दोगे राजस्थान में है, ठीक, वेस्टर्न राजस्थान में है, मरुस्थल के आसपास। और ये पेट्रोनास और वेदांता को इन्होंने बेच दिया था, और यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई। इंडिया हार गया था ये 2020 में, 22 दिसंबर 2020 को जो है हमारे खिलाफ ये आ गया था जजमेंट। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, पी नोट से संबंधित संदर्भ जो है वो है कि सेबी, ठीक, सेबी स्टॉक एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया, सॉरी इसका फुल फॉर्म होगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये भी मैंने आप लोगों को कराया भी था थोड़े दिन पहले। इसके जो चेयरमैन है अजय त्यागी जी, उन्होंने कहा है कि भारत में बहुत ही व्यापक, बहुत ही बड़े लेवल पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी और उसमें भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, अभी बताऊंगा ये चीज़ें, ने मतलब अभी निवेश किया है। और उस निवेश को करते समय जो आपका पार्टिसिपेटरी नोट्स हैं यानी पी नोट्स हैं वो बहुत ही कम हैं, ठीक। ये कहा है इन्होंने कि इंडियन मार्केट में जो आपका पी नोट्स की वैल्यूएशन है अभी, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स तो काफ़ी निवेश कर रहे हैं लेकिन इस पी नोट्स की जो वैल्यूएशन है बहुत कम है। पी नोट्स को जो है थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है, ये माना जाता है कि एक तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का एक वो होता है, का जरिया है ये, ठीक। और कई सारे भारत का ही जो काला धन है वो बाहर जाके भारत में ही लगाया जाता है, और पी नोट्स में जो है पता नहीं चलता है कि कौन लगा रहा है। भारत का ही काला धन भारत में लगता है और एक तरीके से सफ़ेद हो जाता है, ठीक। अब देखो पी नोट समझ ही लेते हैं क्या चीज़ है। देखो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं
इनको 1992 के एलपीजी रिफॉर्म जब हुए थे, उदारीकरण वाले, प्राइवेटाइजेशन, वैश्वीकरण वाले जो रिफॉर्म हुए थे, सुधार हुए थे, उसके बाद से भारत में निवेश करने के लिए जो है मंजूरी दे दी गई थी। ठीक, फॉरेन यानी कि जो है आपका फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक, संस्थागत जो निवेशक हैं उनसे रिलेटेड है। ये दो तरीके से निवेश करते हैं। एक होता है एफडीआई। एफडीआई मतलब डायरेक्ट बिजनेस में ये निवेश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो है किसी कंपनी में गए, वहाँ पे इंडस्ट्री पूरी बनवा रहे हैं, ज़मीन ले रहे हैं, ठीक, आपका बिजनेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो ये लॉन्ग टर्म होता है, ये अच्छा भी निवेश माना जाता है एफडीआई वाला। कई सारे एफडीआई जो है आपने सुने होंगे 100% जो है गवर्नमेंट ने कर दिए हैं कि उनको गवर्नमेंट से नहीं पूछना है, सीधे आइए 100% तक पैसा लगाइए। ठीक, तो बिजनेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, लॉन्ग टर्म होता है। ठीक, नज़दीकी फ़ायदे के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ रुकते हैं। दूसरा तरीका होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। समझना है एक चीज़, पोर्टफोलियो जैसे आप लोग मतलब शेयर्स खरीदो, रिलायंस के खरीद लो, एयरटेल के खरीद लो, ठीक, आपका जो है और भी कोई भी कंपनी है जैसे टाटा के खरीद लो, तो ये सब जो शेयर आप खरीदते हो तो उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। ठीक, तो इसी से समझ लो कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ये होता है कि बाहर के लोग वही हैं, आपके फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही हैं, संस्थागत निवेशक ही हैं। ये क्या है, सिर्फ कैपिटल मार्केट यानी कि स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर खरीदते हैं भारत के, और यहीं तक निर्धारित हैं। ठीक, शेयर्स को खरीदते हैं बस, बिजनेस में अंदर नहीं घुसते हैं कि प्रोडक्शन में, मेंटेनेंस में, ऑपरेशन में कोई उनका कोई मतलब नहीं होता। सिंपल ये है, कैपिटल मार्केट में है, उनको लगता है कि इस फला कंपनी के शेयर्स उठने वाले हैं, खरीदा, प्रॉफिट बनाया, निकल लिया, इसीलिए इसको हॉट मनी भी बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे समझना, जब ये आके निवेश कर रहे हैं एफपीआई भारत के कैपिटल मार्केट में, ठीक, या जो भी है, तो एफआईआई जो है, जो भी हैं ये सब, ठीक, एफडीआई बता दिया, एफपीआई बता दिया, पूरा रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। तो एफआईआई जो होते हैं ये किससे जो है रजिस्टर्ड होते हैं, सेबी से होते हैं। ठीक, आपका सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं, केवाईसी हुआ होता है, नो योर क्लाइंट, सारी कुछ चीज़ें होती हैं। लेकिन पी नोट्स क्या करता है कि मान लीजिए कोई एक्स वाई जेड बंदा है, वो नहीं चाहता है कि हम भारत में सेबी को बताएं कि हम कौन हैं, तो वो क्या करेगा कि एफआईआई जो है इसको, जहाँ पे भी एक्स वाई जेड जो है किसी भी कंट्री में है, वहाँ पे जो है इसको एक पी नोट दे देगा। ठीक, पी नोट दे देगा, कह देगा कि भैया ये लो पी नोट, और तुम मुझे इसके एवरेज मान लो 1,000 रुपये दे दो। ठीक, तो वो 1,000 रुपये उठा के एफआईआई जो है इंडियन मार्केट में लगा देगा। ठीक है, और बिना ये बताए कि ये एक्स वाई जेड है कौन, बस इसने एक्स वाई जेड को एफआईआई ने पी नोट एक दे दिया है, जो कि मतलब एक खाली होगा सिस्टम जिससे कि एक्स वाई जेड आगे जाके इनसे पैसा ले सकता है, एफआईआई से। सेबी से, इंडियन रेगुलेटरी से कोई मतलब नहीं है, इनको पता भी नहीं कि एक्स वाई जेड क्या है, इसीलिए पी नोट्स को जो है अच्छा नहीं माना जाता है, काफ़ी इसमें पारदर्शिता कम है। ठीक, तो ये वाली चीज़ थी। पी नोट जो होती है ये हॉट मनी और नॉट एन इशू होता है, उन्होंने बोला है अजय त्यागी जी ने। ठीक, पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करते हैं सेबी ने, और बहुत ज़्यादा इसमें रेगुलेटरी केवाईसी और एफआई किया है, इसलिए हुआ है। और भारत में अभी देखा गया है कि 35 बिलियन डॉलर ये किसी भी देश में एक वित्तीय वर्ष में हाईएस्ट है, और विकासशील देश जो हैं, डेवलपिंग कंट्रीज है, उसमें हाईएस्ट है। ठीक, बजट के बाद से काफ़ी ज़्यादा जो है 3 बिलियन डॉलर तो खाली बजट के बाद से ही इंडिया में निवेश किया गया है एफपीआई के द्वारा। बजट कब आया था, 1 फरवरी को। ठीक, इस बजट के बाद। ठीक, और इसमें पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होता है, एक तरीके का फाइनेंशियल वित्तीय इंस्ट्रूमेंट है कि इन्वेस्टमेंट तो आपको कराएगा स्टॉक मार्केट में। ठीक, अच्छा, ये पी नोट जो है एफपीआई में ही के ही थ्रू होगा। ठीक, स्टॉक मार्केट में आपका निवेश तो करवाएगा, लेकिन आपके बारे में जानकारी कोई नहीं देगा। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, बस वो आपको पी नोट दे दिया, उसकी आपस में गुटरगू चल रही है, भारत को नहीं पता ये कौन है। ठीक, तो ज़्यादातर ये माना जाता है कि भारत का ही काला पैसा जो है ये आता है इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो इसको रोक लगाई जाती है। हालांकि अभी इसको बैन नहीं किया गया पूरी तरीके से, लेकिन ये अजय त्यागी जी कह रहे हैं जो सेबी के वो हैं कि हमने इतने इंस्ट्रूमेंट और केवाईसी नॉर्म्स और स्ट्रिक्टनेस कर दी है कि ये आ ही नहीं पा रहे हैं इंडिया में। ठीक, ये इंस्ट्रूमेंट रजिस्टर्ड, पंजीकृत नहीं होते इंडिया में, और उनकी रियल आइडेंटिटी जो है वो भी रिवील नहीं की जाती है। ठीक,
जो लाभार्थी निवेशक की वास्तविक पहचान नियामक अधिकारियों के सामने नहीं आती है। और ये 1992 के बाद में स्टॉक मार्केट में सेबी ने अलाउ कर दिया था। इसी ही साथ हम लोग आ गए हैं अपने फेवरेट सेक्शन ऑफ द डे में, जो कि है कौन बनेगा आईएएस से। इसमें हम लोग देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व भी करना, वो किस तरीके से करना है वो समझते हैं यहाँ पर। खजुराहो डांस फेस्टिवल 2021 हो रहा है, उससे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट नीचे दिए हैं, आप लोग बताना कौन सा सही है। ठीक, ये वाली बात है। 6 दिन का खजुराहो डांस फेस्टिवल है, 21 फरवरी चालू हुआ है। इसको ऑर्गेनाइज किया है मध्य प्रदेश कला परिषद ने, और ये 1 हफ्ते तक का जो है फेस्टिवल, जिसमें क्लासिकल डांस आप लोग के चलते हैं। और ये ऑर्गेनाइज हुआ है भोपाल में। देखिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है, और फोर्थ वाला गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक, और तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। अब देखना है, भोपाल नहीं, खजुराहो में ही हुआ है, जो कि छतरपुर में है और मध्य प्रदेश के। ठीक, ये देखिए छतरपुर मध्य प्रदेश में खजुराहो। और क्लासिकल डांस स्टाइल जो है कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, और इस पे जो है आप लोग को पेड ग्रुप में आज एक नोट लिखना है। ये आज का आपका आप लोग का होमवर्क है। ठीक, मणिपुरी, कुचिपुड़ी सब दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये करना है आप लोग को आज, छोटा सा ये आपका होमवर्क है। और इसके अलावा जो आगे वाला हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि जो पैसेक्स अभ्यास है 2021 का, उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट गलत यहाँ पे देखो पूछा गया। ठीक, इंडियन नेवी और मलेशियन नेवी ने पैसेक्स एक्सरसाइज अभी करी। ठीक, तो बताइए स्टेटमेंट सही है कि गलत। ठीक, देखिए पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इंडोनेशिया ने करी, और ये कहाँ पे हुई, अरेबियन सी में हुई। ठीक, भारत में अगर आप ऐसे देखोगे तो अरेबियन सी है और बे ऑफ बंगाल है। ठीक, तो एक बार देख लेना, पैसेज वाले ये जो एक्सरसाइज होती है, ये आपकी साउथ चाइना सी में भी होती है, इंडियन ओशियन में भी होती है। ठीक, तो अलग अलग जगह पे होती है, तो कई बार क्या है कंट्रीज़ के नाम बदल जाते हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये वाली पर्टिकुलर 2021 में जो हुई है इंडोनेशिया के साथ में हुई है, अरेबियन सी में हुई है। स्टेटमेंट सही है, पहले वाला स्टेटमेंट इसमें गलत है, इसलिए ए, सिर्फ ए ऑप्शन होगा इसमें। ठीक, ओनली वन किस में, सी में, तो सी ऑप्शन होगा। देखो इसलिए ये जम्बल्ड भी हो सकता है, इसलिए देखना जरूरी है। मिलिट्री एक्सरसाइज जो है ये किसने क्यों कराई जाती है भैया, कि आप आपस में अभ्यास, अंतर परिचालन हो सके, समग्र सहयोग हो सके। सिंपल सी बात है, पहला वाला गलत था, पहला वाला इसीलिए इंडोनेशियन नेवी ने कंडक्ट किया है। इंडिया की तरफ से आईएनएस तलवार गया था, इंडोनेशिया की तरफ से केआरआई बुंग टोमो, पता नहीं क्या क्या है, इसने पार्टिसिपेट किया था। इसी तरीके से इसी के साथ में हमारा आज का जो है ये सेशन खत्म होता है। आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, प्रोत्साहन हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा बड़ा वही है। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि बाकी लोग तक भी ये वाला रोज़ सुबह जो 6 बजे आता है ये वाला करंट अफेयर पहुँचे। और अगर आप लोग जो है हमारा मतलब अगर गाइडेंस अच्छा लगता है, मटेरियल अच्छा लगता है, अगर आप पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, इसमें टेस्ट सीरीज़ और आपका स्टडी मटेरियल और डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप में पर्सनल गाइडेंस आपको मिल सके, यूपीएससी और ईपीएफओ का वन स्टॉप डेस्टिनेशन है पेड ग्रुप, तो आप लोग कॉल कर सकते हैं 8564880530, 9696060689 पे कॉल करके आप लोग अपना एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, तो चलिए कल तक के लिए जो है आप लोग से अलविदा लेते हैं। कल सुबह 6 बजे फिर से एक बार मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।